नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल जो है वह 1 अक्टूबर 2023 के दिन आरएस प्री 2023 का जो है वह एग्ज़ाम हुआ था। आरएस प्री होने के मतलब कि दिन में आप एग्ज़ाम देकर आए, शाम तक जो है वो आंसर की भी ऑफ़िशियल जारी कर दी गई थी आरपीएससी के द्वारा। इतना फ़ास्ट जो है वो काम हो रहा है। हो सकता है कि रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल जाए। लेकिन शाम को जब आंसर की जारी करी थी आरपीएससी ने, तब साथ-साथ में एक चीज़ लिखी थी कि 2 तारीख से लेकर आप 4 तारीख को रात को 12 बजे तक जो है वह ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यानी कि 2, 3 और 4 यानी कि आप जो है वो 4 तारीख को रात को 12 बजे तक जो है वह ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि आपको जिस-जिस प्रश्नों के ऊपर डाउट है, वह आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि आरएस प्री 2023 के अंदर आपत्ति वाले प्रश्न कौन-कौन से हैं? यानी कि कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है? क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो है वो हमारी टीम के द्वारा देखे गए थे और उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके ऊपर आपत्ति लगाया जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपको लगता होगा कि आपत्ति लगाई जानी चाहिए, वो भी मैं लेकर आया हूँ 1-2 प्रश्न, लेकिन हो सकता है कि उसमें आरपीएससी जो है वह अपने आंसर को ही सही माने। लेकिन जिनके ऊपर आपत्ति बिल्कुल लगनी चाहिए वो प्रश्न यहाँ पर अपन देखेंगे और कुछ-कुछ के जो है वो प्रूफ भी मैं आपके सामने रखूँगा कि बिल्कुल ये यहाँ से जो है वो सही आंसर होना चाहिए इसका ये, जबकि आरपीएससी ने जो माना है वो गलत है। इसके बाद में अगले वीडियो के अंदर कुछ ऐसे साथी होंगे जिनको ऑब्जेक्शन लगाने की प्रोसेस अगर नहीं पता है, तो अगले वीडियो के अंदर हम जो है वह ऑब्जेक्शन लगाए जाने की जो प्रोसेस है वो भी हम देख लेंगे एक बार कि ऑब्जेक्शन लगाना कैसे है। ठीक है, तो फिलहाल हम जो है वह इसमें अपन चर्चा करेंगे कि आरएस प्री 2023 जो है इसके अंदर आपत्ति वाले प्रश्न कौन-कौन से हैं। अपन जो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक रहेगा वो आपके मास्टर पेपर के अनुसार रहने वाला है, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्शन भी लगाओगे एसएसओ के थ्रू तब वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन जो है उसके अंदर भी आपको मास्टर जो पेपर है उसके अनुसार ही क्वेश्चन नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप अपने पेपर के अपने जो आपकी बुकलेट है उसके हिसाब से डालोगे तो वो मान्य नहीं होगा, फिर वो दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। यहाँ पर मैं मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ही जो है वह क्वेश्चन जो है वह लेकर आया हूँ कि मास्टर पेपर में उसका जो नंबर है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न अपने प्रश्न नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर जो आपके 14 है, यानी कि यह प्रश्न आपके मास्टर पेपर के अंदर भी 14 नंबर का ही प्रश्न है। इस प्रश्न में थोड़ा-सा एक डाउट है, वो डाउट आप क्लियर कीजिए कि भारत की संविधान सभा में संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है कि कौन-कौन से कथन जो है वह इसमें से सही है या फिर कौन से गलत है। 2 कथन इसके अंदर दिए हुए हैं। पहला कथन लिखा हुआ है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। बिल्कुल यह बात एकदम सही है। यह बात कहाँ से सही मिलती है, ये आप सभी के सामने जो है वो लक्ष्मीकांत जो अपनी पुस्तक आती है एम लक्ष्मीकांत, आपके एक प्रकार से कह सकते हैं इंडिया पॉलिटी के लिए, उसमें ये लाइन डायरेक्टली लिखी हुई है कि 24 जनवरी 1950 को, यहाँ पर भी तारीख कितनी है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और यहाँ पर भी बात किसका हो रहा है, अंतिम अधिवेशन की ही बात हो रही है। यानी कि यह कथन एकदम क्या होगा, आपके सही होगा। इस कथन में कोई दिक्कत नहीं है और इस कथन के हिसाब से अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कथन पढ़िए, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह भारत के राष्ट्रपति पद के ऊपर विधिवत रूप से निर्वाचित जो है वह घोषित किए गए। यहाँ पर थोड़ा-सा एक डाउट आता है। जब आप इस पुस्तक में देखेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 24 फरवरी 1950 के दिन जब लास्ट बैठक हुई थी, तब भारतीय संविधान सभा के द्वारा कुछ चीज़ें अपनाई गई थी। जैसे कि राष्ट्रगान है, कि राष्ट्रगीत है या फिर राष्ट्रपति का जो पद है वो भी अपनाया गया था। और इसी में लिखा हुआ है कि 24 जनवरी 1950 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब देखिए, चूँकि यहाँ पर जो है वह राष्ट्रपति के पद का एक प्रकार से चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि उनको एक प्रकार से मनोनीत किया गया था, यानी कि चुनने का मतलब यहाँ पर निर्वाचन से नहीं है, चुनने का मतलब ये है कि भाई इनको जो है वह हम पहले क्या बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे। यानी कि उनको एक प्रकार से तरीके से जो है वह उनको क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। तरीके से तो क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। उनके लिए चुनाव नहीं हुए थे, पहली बार जब इनके चुना गया था यानी कि राष्ट्रपति के रूप में, तब इसके अंदर जो है वो चुनाव नहीं हुए थे। यहाँ पर निर्वाचित शब्द की जगह पर अगर चुने गए, अगर यह लिखा हुआ रहता तब कोई दिक्कत नहीं थी, जो कि इस पुस्तक के अनुसार भी एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ पर निर्वाचित शब्द लिखा हुआ है, लेकिन उनका चुनाव होता नहीं है। इस हिसाब से अगर देखें तो यह कथन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए और केवल एक जो है वह इसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, केवल एक। ठीक है ना, इसमें क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 नंबर। लेकिन बोर्ड के द्वारा जो है वह इसमें कौन सा माना गया है, बोर्ड ने इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या माने हैं, यह सही माने हैं, यह आपके आरपीएससी ने माना है।
लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, इसमें होना चाहिए आपके केवल एक जो है यह सही होना चाहिए, और उसका आधार ये है कि जो है एक प्रकार से ये निर्वाचित नहीं हुए थे, ये बेसिकली मनोनीत किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। एक प्रश्न यह आपका डाउटफुल हो सकता है, इस पुस्तक के हिसाब से भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, या फिर आप जो है वह राजस्थान बोर्ड की अगर कोई पुस्तक आपको मिले जो कि जिसके अंदर एक प्रकार से अगर हम बात करें ऑथेंटिक सोर्स के रूप में, तो वो भी आप ऑब्जेक्शन के रूप में लगा सकते हो। इस प्रश्न के अंदर आपको डाउट होना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आता है 37। इस प्रश्न को देखने के बाद में तो गहलोत जी को भी जो है वह एक प्रकार से जो है वो दुख हुआ होगा बड़ा, कि मैं एक ऐसी स्कीम चला रहा हूं राजस्थान के अंदर जिसकी हमने टैगलाइन रखी है कोई भी भूखा न सोए, और हम जो है वह चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि राजस्थान के अंदर जो इंदिरा रसोई योजना है, कौन सी योजना है, इंदिरा रसोई योजना जो है, इस योजना को हम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, लेकिन हमारी जो आरपीएससी है उनके अधिकारी को या फिर उनके जो पेपर बनाने वाले हैं उनको ही नहीं पता कि कोई भी भूखा न सोए वो इंदिरा रसोई योजना का है, जो कि सबसे मतलब कि आसान प्रश्न है। और इस प्रश्न को अगर ऐसे भी अगर आप नहीं देखो, तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहो, राजस्थान जनसंपर्क जो विभाग है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उसकी साइट के ऊपर जैसे ही आप इंदिरा रसोई योजना ढूंढोगे, उसके अंदर यहीं पर ही लिखा हुआ है कोई भी भूखा न सोए, यानी कि यह टैगलाइन किसकी है, इंदिरा रसोई योजना की है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इंदिरा रसोई योजना जो इसमें विस्तार से दे रखी है, 30/8/2020 के दिन शुरू किया गया है, और इसी में लिखा हुआ है श्री अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ में 20 अगस्त 2020 के दिन जो है वह राजस्थान के अंदर क्या चलाया गया, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। बोर्ड ने क्या माना है, बोर्ड ने इसके अंदर माना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। बोर्ड ने क्या माना है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना माना है आरपीएससी ने, जबकि यह क्या है आपके गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 15 अगस्त 2023 की स्कीम है, और ये तो अभी शुरू हुई है, जिसमें 370 रुपए का एक थैला दिया जाता है। ये इंदिरा रसोई योजना है जो कि शहरी क्षेत्र में पहले चल रही थी, अब इसको ग्रामीण में भी कर दिया गया है, और इंदिरा रसोई योजना की ही टैगलाइन क्या है, कोई भूखा न सोए। तो इस प्रश्न के लिए तो आप जो है वो डायरेक्टली जो ऑब्जेक्शन लगाए उसमें यह राजस्थान बोर्ड की जो एक प्रकार से राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो साइट है ये लगाना है, और उसी के अंदर जो है वह आपकी ये स्कीम दे रखी है, ये डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ये प्रश्न का आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, आज ही मैं आपको बता रहा हूँ। में बोर्ड ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट माना है, लेकिन इसका राइट आंसर इंदिरा रसोई योजना हो जाएगा। अगर आप थोड़े बहुत भी अगर ऑब्जेक्शन लगाते हो, 5 7 10 जने भी, तो भी इसका आंसर चेंज कर दिया जाएगा। तो ये प्रश्न तो जो है वह आपके इसमें तो क्या होगा, एक प्रकार से विकल्प बदलने वाला है, ये बदलाव वाला प्रश्न, ठीक है ना। इस वाले प्रश्न के अंदर जो है वह आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। अगर बोर्ड मान लेता है तो ठीक है, बाकी बोर्ड की इसमें दादागिरी चल सकती है इस प्रश्न में, ठीक है ना। इस प्रश्न को अंदर बदलाव करना पड़ेगा बोर्ड को बिल्कुल, जिसका ऑथेंटिक सोर्स मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है योजना का, क्वेश्चन नंबर 57, जो कि अपने मास्टर पेपर के अंदर है। क्वेश्चन है बेसिकली, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री। देखो, जब मैंने आपको योजना वाली क्लास ली थी तब मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि राजस्थान में ऐसी 2 स्कीम चलती है, जिसमें मुख्य रूप से किसके ऊपर फोकस किया जाता है, गर्भवती धात्री महिला और उनके नन्हे शिशु, यानी कि 0 से 6 माह के शिशु। तो 3 कैटेगरी आती है, गर्भवती, धात्री और 0 से 6 माह के जब शिशु की बात आती है तब वह स्कीम बनती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जबकि जब गर्भवती, धात्री और 3 वर्ष तक के बच्चे की अगर बात होती है तब वह योजना बन जाती है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब कौन सी बन जाती है, मातृत्व पोषण योजना बन जाती है इंदिरा गांधी वाली। लेकिन बोर्ड ने इसमें क्या माना है सही, बोर्ड ने इसमें माना है आपके मिशन वात्सल्य। अब ये तो देखिए बहुत ही मतलब अलग ही हो गया और बिल्कुल गलत ही आंसर हो गया, ये आरपीएससी ने माना है, ये आंसर इसका नहीं होगा। क्योंकि देखिए, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती, धात्री और 0 से 6 माह के बच्चे जो हैं उनके स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों और देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना किस योजना का लक्ष्य है। तो इस योजना का जो है वह आंसर तो कौन सा होगा, इसका 1 नंबर एकदम सही होगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना होगा। देखिए पहले समझिए मिशन वात्सल्य क्या है। मिशन वात्सल्य के लिए देखिए यह आपके एक प्रकार से भारत सरकार के द्वारा जो है ये जारी किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो मिशन वात्सल्य तो अलग चीज है बेसिकली,
और मिशन वात्सल्य का संबंध जो है वह इनसे नहीं है, उसमें गर्भावस्था और धात्री का कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई शिशु का संबंध है। मिशन वात्सल्य योजना जो है यह तो बेसिकली ऐसी योजना है जिसमें जो बच्चे हैं यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के जितने लड़के हैं, बच्चे हैं, उनका मुख्य रूप से ध्यान रखने के लिए ये योजना भारत के जो आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू की गई है। स्पेशली लिखा हुआ है मिशन वात्सल्य जो है, इसके अंदर मुख्य रूप से जो है वो विभिन्न प्रकार के निकायों के अंदर कामकाज में हम सुधार लेकर आएंगे। इस मिशन के तहत जो है वह अपने गैर संस्थागत जो आपके एक प्रकार से समुदाय है उनके आधारित देखभाल प्रोत्साहित करना, आपात स्थिति पहुंच, प्रशिक्षण एवं क्षमता। मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है वो है कि 18 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन जो है वो सुनिश्चित करना, ये इसका लक्ष्य है मुख्य रूप से किसका, मिशन वात्सल्य का। जबकि जो योजना यहाँ पर मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इसका आंसर प्रधानमंत्री मातृ वंदना क्यों होगा, तो ये देखिए ये अपने राजस्थान सरकार का खुद का जो है वह आपके पोर्टल है, तो अपन राजस्थान एक प्रकार से जन सूचना पोर्टल भी अपन कह सकते हैं, या फिर जो DIPR की आपके साइट है वहां पर आपके जो है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसका उल्लेख कर रखा है, और उसको डिटेल में मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, तो पहली चीज तो यह स्कीम समेकित बाल विकास जो सेवा योजनाएं हैं उनके तहत ये आती है। योजना की शुरुआत 31 नवंबर 2016 के दिन होती है। 40% राज्य सरकार, 60% केंद्र सरकार वित्त पोषण करती है, क्योंकि यह योजना जो है वो केंद्र सरकार की है, राज्यों के अंदर ये चलाई जा रही है। योजना के अंदर देखिए अब इसमें पूरी की पूरी वो चीज लिखी हुई है जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है, देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसके अंतर्गत प्रथम संतान के गर्भवती, धात्री और उनके नन्हे शिशु कितने 0 से लेकर 6 माह तक, ये तीनों के तीनों हो गए इसमें, यानी गर्भवती आ गई, धात्री आ गई और 0 से 6 माह के बच्चे आ गए। उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव एवं स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थी को निर्धारित जो शर्तें हैं उनको पूरी करने के लिए इसमें बेसिकली 3 चरणों के अंदर 5,000 रुपए दिए जाते हैं, के अंदर 1,000 रुपए पहले, फिर 2,000 रुपए, फिर आपके 2,000 रुपए, इस प्रकार से मिलते हैं। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह 1 नंबर होगा। इसमें जो बोर्ड ने माना है मिशन वात्सल्य वो इसमें बदलाव होगा, यानी कि यह प्रश्न भी आपके 100% क्या होने वाला है, बदलने वाला है, यानी इसमें क्या होने वाला है, आपका बदलाव होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आता है 82 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में भी बेसिकली ये प्रश्न है रीजनिंग के, 2 प्रश्न ऐसे हैं जो रीजनिंग के हैं जिनके अंदर डाउट है, और दोनों प्रश्नों के अंदर बेसिकली एक प्रश्न तो ऐसा है जिसके अंदर बोर्ड जो ठीक माने वो हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी बोर्ड की इसमें दादागिरी चल सकती है। एक कथन और कार्यवाही वाला प्रश्न है। इसमें समस्या ये है कि कथन और कार्यवाही के अंदर अपन ऑथेंटिक सोर्स कहीं से ला नहीं सकते, बस अपन जो है वो अपनी तरफ से लिख सकते हैं, एक कहने का मतलब एक बेस्ट आंसर के हिसाब से, इसका ये नहीं ये होना चाहिए। तो पहले तो ये समझो कि इसके अंदर बोर्ड ने क्या माना है। क्वेश्चन तो है मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना क्या की है, जारी की है कि भाई अगले साल जो है वो वर्षा कम होगा, ऐसा किसने बताया है, मौसम विभाग ने बताया है। अब जब भी ऐसी अगर आपके घटना हो जाए, कोई भी कथन है और उसके साथ में कार्यवाही दी हुई है, कार्यवाही का मतलब ऐसे मानिए कि आज जो है वह जारी किया है एक प्रकार से प्रेस नोट किसने, मौसम विभाग ने, कि अगले साल जो है वो वर्षा कम होगी। अब कार्यवाही का मतलब है कि उससे निपटने के लिए आज जो है वो क्या करना चाहिए, वो चीज होती है कार्यवाही। तो अपने दिमाग में ये रखना है कि आने वाले जो टाइम है उसके ऊपर एक प्रकार से उससे निपट कैसे जाए हम, उससे जो है वह किस प्रकार से उस चैलेंज को अपन फेस करें, उसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए, वो होती है रियल में कार्यवाही। तो देखिए इसमें पहले कार्यवाही दे रखी है 1 नंबर पर कि सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में, प्रभावित क्षेत्र का मतलब जहां जहां पर वर्षा कम होगी आने वाले टाइम में, उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर जल उपलब्ध कराने के लिए क्या करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। क्या यह कार्यवाही सही है या गलत है, तो यह कार्यवाही बिल्कुल सही है। भाई आने वाले समय के अंदर वर्षा कम होगी इन क्षेत्रों में, जैसे मान लो बता दिया कि पश्चिमी राजस्थान में अगले साल वर्षा कम होगी, ये आज मौसम विभाग ने बताया है। तब मौसम विभाग को बिठा किस लिए रखा है कि आने वाले टाइम की जो है वो सूचना हमें देता रहे, और मौसम विभाग ने बताया कि अगले साल वर्षा कम होगी। तो अब जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार क्या करे, उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर अगले वर्ष में निपटने के लिए आज कुछ कार्यवाही करे, और उस कार्यवाही के रूप में जो है वो सरकार को क्या करना चाहिए, वहां पर जल उपलब्ध करवाने का प्रबंधन करना चाहिए कि वहां के किसानों को जो है वो समस्या नहीं होनी चाहिए, वहां पर जो रहने वाले निवासी लोग हैं उनको समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें ये वाला जो है वह एकदम सही होना चाहिए तरीके से। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें दिया हुआ है कि संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। भाई ऐसी समस्या हो सकती है आने वाले टाइम में, और फिर जो है वह किसानों को यह कह देना चाहिए, मौसम विभाग के जरिए जो है वह आपके एक प्रकार से
किसानों तक या फिर जो आपके आम नागरिक है उन तक ये सूचना पहुंचा देनी चाहिए कि जो भी खेती का काम कर रहा है आने वाले वर्ष के अंदर उनको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्षा जो है वह एक प्रकार से कम होने की या फिर मानसून जो है उसके अंदर वर्षा कम होने का अनुमान है, जिससे कि जो किसान है वो अपनी व्यवस्था बना ले। व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि अगर छोटा मोटा कोई पौंड बनाना है उसके अंदर अगर पानी भर के रखना है वो कर सकता है, या फिर किसान जो है वह एक प्रकार से पानी का उपयोग जो है वह सुचारू रूप से अच्छे से करे, अच्छे से जो है वो जल का प्रबंधन करे। ये किसान जो है वो छोटे छोटे कार्य अपने स्तर पर कर सकता है, जिससे कि आगे आने वाले समय के अंदर वर्षा अगर कम भी होगी तो वह उससे निपट सकता है। तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार की कार्यवाही हो सकती है कि अगर उस संभावना के हिसाब से मौसम विभाग किसानों को बता देता है, यानी कि ये तो बिल्कुल कठोर, यानी कि यह एकदम प्रभावी कार्यवाही है, क्योंकि सरकार को तो कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा, तो ये तो प्रभावी है। इसके अंदर हम जो है वह कहने का मतलब मान सकते हैं कि हाँ ये भी एक प्रकार से कार्यवाही हो सकती है जिसके अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। यह दोनों की दोनों कार्यवाही जो है वह इसमें होनी चाहिए बिल्कुल, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वह क्या होना चाहिए, एक प्रकार से इसका सही आंसर होना चाहिए एक और दो, दोनों ही कथन जो है वह क्या करते हो, अनुसरण करते हैं, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर बोर्ड ने क्या माना है, आरपीएससी ने माना है केवल दो जो है वह इसमें अनुसरण करता है। ये किसने माना है, यह आरपीएससी ने माना है। और यह क्या होगा, इसमें बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप करना भी चाहो तो केवल एक को करते हो तो भी सही होने की संभावना है, लेकिन केवल दो तो किसी हालत में नहीं है। या तो होंगे इसमें एक और दो, दोनों नहीं, तो अगर करना चाहो तो केवल एक भी हो सकता है। क्योंकि किसानों को अगर अपन क्या कह रहे हैं, एक प्रकार से किसानों को ये हम बता रहे हैं कि आप जो है वह तैयार रहना आने वाले वर्ष में, तो किसान जो है वो अपने स्तर पर जो करेंगे वो काम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इसको प्रभावी मान सकते हो। लेकिन पहला तो इसमें बिल्कुल कठोर एकदम मतलब मजबूत वाला जो है वह कार्यवाही है, ये तो इसमें आना ही आना चाहिए, यानी कि 1 और 2 इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसमें केवल दो अनुसरण करता है, ये गलत होना चाहिए जो आरपीएससी ने माना है, यानी कि इस प्रश्न के अंदर जो है वह बदलाव होना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रश्नों के अंदर जो है वह ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलते हैं, इस वजह से आरपीएससी की दादागिरी चल जाती है। फिर भी जो है वह आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपके रीजनिंग का जो दूसरा वाला है 87, यानी कि 87 नंबर का प्रश्न है, जो कि आपके एक प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट से उससे आप काउंट कर सकते हो या फिर जोड़ सकते हो। इस प्रश्न के अंदर देखिए बेसिकली ये क्या कह रहा है, इस प्रश्न के अंदर आपको बताना चाह रहा है कि 5 जो लड़कियां हैं वो किसी मैदान के अंदर एक प्रकार से सेट हो रखी है, यानी कि मैदान के अंदर जो है वो खड़ी है। उन 5 लड़कियों के अंदर से एक निश्चित दूरी के ऊपर वो खड़ी है, जिसमें से रेखा और बीना, देखिए एक रेखा है और दूसरी का नाम क्या है आपके, बीना है। इस प्रश्न में कहां पर समस्या हो रही है, रेखा और बीना जो है यह एक दूसरे से जो है वह 18 मीटर दूर है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 18 मीटर है इन दोनों के बीच। इसी प्रकार से बीना जो है वो रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी रेखा और बीना के बीच में कहीं ना कहीं जो है वह कौन खड़ी है, बीना खड़ी है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, पिंकी जो है वह रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में है, यानी कि इस रेखा से 5 मीटर जो है वह उत्तर दिशा में कौन है आपके स्थित है, यहाँ पर पिंकी हो गई। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, रेखा जो है वो वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है, यानी कि यह जो रेखा है ये इस वीना से कितनी मीटर दूर है, यहाँ पर 12 मीटर दूर है, यहाँ पर इस प्रकार से। ये यहाँ पर पिंकी हो गई, यहाँ पर रेखा हो गई, यहाँ पर वीना हो गई, यहाँ पर बीना हो गई, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर बीना हो गई। अब देखिए, अब इसमें एक और लड़की बच रही है, पांचवी लड़की के लिए कहा है कि यामिनी जो है वो बीना से 8 मीटर किधर है, दक्षिणी दिशा में है। यामिनी जो है वह इस बीना से 8 मीटर क्या है आपके दक्षिण के अंदर है, यह आपके आगे यामिनी। अब इस प्रश्न के अंदर आपको पूछना चाह रहा है वह इस प्रश्न में बोल रहा है कि पिंकी और यामिनी की न्यूनतम दूरी जो है वह कौन सी होगी। भाई यहाँ पर यामिनी है, यहाँ पर आपके पिंकी है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वह सीधी रेखा होगी, ये वाली। और इस हिसाब से अगर यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज बनाना चाहो, एक प्रकार से अगर आप क्या बनाना चाहो, समकोण त्रिभुज अगर बनाना चाहो, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन सकता है 90 डिग्री का। और इसमें देखिए 5 मीटर तो ये पहले से ही है, और इधर से अगर यह वाली 8 मीटर उठाएंगे तो ये यहाँ से 8 आ जाएगी, ये ऊपर कितनी थी, 5 थी। और ये वाली जो दूरी है ये पूरी की पूरी यही दूरी यहाँ पर काम में आएगी, यानी कि ये भी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपके कौन स्थित है, पिंकी है, और यहाँ पर कौन है, आपके यामिनी है। और इन दोनों के बीच की ये वाली दूरी हमें निकालनी है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इसमें, ये आपके क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जो कितना है 18 मीटर है।
और ये क्या हो जाएगा आपके लंब हो जाएगा, जिसमें 5 और 8, देखो यहाँ से ये 8 और ये 5 दोनों मिलाकर कितना हो गए 13 मीटर जो है यह हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें, और पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है यह किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि अपने को तो कर्ण चाहिए, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, और प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा आपके 324 और प्लस 169। इसको अगर जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 493। कितना हो जाएगा, यह आपके 493 जो है यह हो जाएगा। और जब इस स्क्वायर को अगर इधर भेजोगे तो यह इधर क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, या आपके पास में कर्ण आएगा। और यह डायरेक्टली जो है वह किसी का भी अंडर रूट नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है। अगर आप इसको खोलोगे तो यह आएगा 22.20, यह निकल कर आएगा आपके पास में मीटर में। यानी कि पिंकी और यामिनी के बीच की डायरेक्ट दूरी कितनी आएगी, 22.20 मीटर आएगी। और वह अगर आप यहां से देखते हो तो यह 22.20 ये मीटर है भाई। अगर यह 0.5 से अगर ज्यादा होता, यानी 22 पॉइंट अगर 56 होता, 60 होता, 70 होता, तब इसको हम क्या मान लेते, 23 मान लेते। लेकिन ये इससे कम है तो यह 22 होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर 22 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन बोर्ड ने इसके अंदर जो है वह राइट आंसर क्या माना है, 23 जो है वह किसने माना है, आपके आरपीएससी ने माना है। और इसमें मेरे हिसाब से भी इसमें 23 मीटर होना चाहिए, क्योंकि अब निकटवर्ती अगर आप आंसर ढूंढोगे तो 23 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपको डाउट हो सकता है, यानी कि इसमें एग्जैक्ट जो है वह आंसर नहीं निकलेगा, आपको डाउट हो सकता है। लेकिन इसमें बोर्ड ने जो 23 मीटर माना है ये एकदम सही होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में कहीं 21, 22 या 24 होता तब थोड़ी सी समस्या हो सकती थी। क्योंकि 22 हो सकता था लेकिन 22 ऑप्शन में नहीं है, तो निकटवर्ती 23 इसका सही माना जा सकता है। ठीक है, ये आपके एक प्रश्न डाउटफुल था, और एक ये वाला था ही अपने, इसमें तो जो है वो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा देखिए कुछ और प्रश्न है, जैसे कि अगला प्रश्न आता है एक ये वाला। ये प्रश्न जो है वह आपके राजस्थान के इतिहास में पूछा गया। प्रश्न में है कि अरब यात्री सुलेमान जो है, यह सुलेमान किस प्रतियार राजा के शासनकाल के अंदर भारत की यात्रा करता है। यानी कि भारत जो है यह किसके काल के अंदर आता है। अब देखिए इसमें जो है वह अगर आप देखोगे तो इस पुस्तक के अंदर आपके लिखा हुआ है मिहिर भोज प्रथम, जो कि आपके एक प्रकार से अगर हम बात करें तो मिहिर भोज प्रथम जो है यह आपके शासक हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर। और मिहिर भोज के काल के अंदर लिखा हुआ है कि अरब यात्री जो सुलेमान है, यह मिहिर भोज को जो है वो भारत का सबसे शक्तिशाली जो है वह शासक भी बताता है। और साथ साथ में जो है वह मिहिर भोज के काल में ही जो है वह आपके सुलेमान नाम का जो है वह एक प्रकार से अरब यात्री आता है। और इसने कहा था कि अरब को रोकने वाले के अंदर जो है वह गुर्जर प्रतिहार के शासक आते हैं। इस प्रश्न के अंदर जो है वह आंसर जो है वह आरपीएससी ने माना है कौन सा, वत्सराज इसमें सही माना है आरपीएससी ने। आरपीएससी ने इसमें क्या माना है, वत्सराज। जबकि इसका राइट आंसर जो है वह कौन सा हो सकता है, भोज प्रथम। क्योंकि मिहिर भोज को ही क्या कहा जाता था, मिहिर भोज को ही भोज प्रथम भी कहते थे। तो मिहिर भोज प्रथम या फिर भोज प्रथम जो है यह इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्योंकि अरब यात्री जो सुलेमान है यह मिहिर भोज प्रथम के काल के अंदर कहाँ पर आता है, आपके भारत आता है। मुख्य रूप से हमारा जो मारवाड़ है या फिर कह सकते हैं जो राजपूताना वाला एरिया है, पश्चिमी राजस्थान वाला, वहां पर यह आता है। एक प्रश्न यह आपके डाउटफुल हो सकता है, इसके अंदर जो है वह बदलाव किया जा सकता है। इस प्रश्न के अंदर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, एक ही हो जाता है। उसके बाद में देखिए, अब इसके बाद में एक बार देख लीजिए वापिस जो हमने प्रश्नों के ऊपर चर्चा करी थी, आपत्ति वाले प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि यह संविधान सभा वाला प्रश्न है। इसके अंदर आरपीएससी क्या मानती है, बेसिकली निर्वाचित नहीं हुए थे वो आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में कोई भूखा न सोए, इसमें 100% जो है वो बदलाव होगा। इसमें वो इंदिरा रसोई इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न हमने देखा था कि जो आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वह इसका सही आंसर होना चाहिए, जबकि बोर्ड ने इसमें मिशन वात्सल्य माना है। इसका भी मैंने आपको प्रूफ बता दिया है कि मिशन वात्सल्य बच्चों से जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से उसके बचपन से जुड़ा हुआ है, जबकि आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उसी से जुड़ी हुई है। तो इसमें प्रश्न के अंदर बोला गया है कि भाई गर्भवती धात्री और 0 से 6 माह के बच्चे, यानी कि इसमें जो है वह 100% बदलाव होने वाला है ये प्रश्न। बाद में हमने जो है वह रीजनिंग का प्रश्न देखा था, इसमें जो है वह बदलाव किया जा सकता है अगर आप एक प्रकार से ठोस अगर मजबूत अगर जो है वह इसके लिए प्रूफ रखो, अगर अपना तर्क रखते हो तो। बाद में अगला ये प्रश्न था जिसमें आंसर 23 मीटर है और यही सही रहना चाहिए, क्योंकि 22.20 जो है वह इसका आंसर आ रहा है, जो मैंने आपको सॉल्व करके भी इसमें बता दिया है। बाद में यह अरब यात्री सुलेमानी जो है वो किसके काल में आता है,
101% राइट आंसर जो है वो भोज प्रथम ही होगा, क्योंकि वत्सराज जो है यह आपके भोज मिहिर भोज जो प्रथम जिसको हम बोल रहे हैं उससे बहुत समय पहले का था। जबकि 800 जैसे जैसे देखिए 800 आपके 36 से लेकर 885 तक जो है वह आपके मिहिर मिहिर भोज का टाइम था, और सुलेमानी यात्री जो है यह 851 ईस्वी के आसपास आता है, जो कि इसी के ही टाइम पीरियड में रहता है। इस वजह से इसका राइट आंसर जो है वह कौन सा होना चाहिए, भोज प्रथम ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि इसके अंतर्गत एक प्रकार से बदलाव होना चाहिए। ये आपके थे प्रश्न। ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कि आरएस प्री 2023 के अंदर ऑब्जेक्शन वाले हो सकते हैं, और 4 जो आपके अक्टूबर है रात को 12 बजे तक इसमें ऑब्जेक्शन लगाने की संभावना है। ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। इन प्रश्नों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में जो है वह थोड़ा बहुत जो है वो फेरबदल होगा कि कट ऑफ जो है वह एक हो सकता है कि थोड़ी बहुत बदलाव हो जाए, जिसमें से एक प्रश्न तो कन्फर्म है इंदिरा रसोई वाला, वो तो चेंज होगा ही होगा। बाकी वाले के अंदर जितनी ज्यादा ऑब्जेक्शन की आपकी संख्या रहेगी, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा किसी भी प्रश्न के आंसर के अंदर बदलाव तभी किया जाता है जब सबसे ज्यादा आपत्ति उस ऑप्शन को लेकर आती हो। किसी भी ऑप्शन या किसी विकल्प को लेकर अगर सबसे ज्यादा आपत्ति आएगी तो उसके अंदर जो है वह फिर आरपीएससी चेंज करेगी। ये तो वो प्रश्न थे जो हमारी टीम ने खोजे हैं, जिनके हिसाब से जो है वह बदलाव होना चाहिए। अगर आपको भी कोई सा प्रश्न ऐसा लगता है तो आप जो है वह कमेंट के अंदर जरूर बता सकते हैं कि सर इस प्रश्न के अंदर ये वाला सोर्स अगर आप देखोगे तो आपको ये आंसर मिल सकता है, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो अगर आप कमेंट में लिखोगे तो उसके आधार पर अगर हमें लगेंगे कि ये प्रश्न और हो सकते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर भी जो है वह ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। हमारी टीम की तरफ से भी ऑब्जेक्शन जो है वह क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से भी ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा विद्यार्थी हित के अंदर। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि सर ये प्रश्न और है जिनमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, तो वो प्रश्न भी जो है वह आप हमें भेजिए, हम लगाएंगे। साथ साथ में जितनी ज्यादा संख्या के अंदर किसी प्रश्न के ऊपर ऑब्जेक्शन लगेंगे, उतना ही ज्यादा वह प्रभावी रहेगा और उसको बदलाव करने की संभावना रहेगी। इसलिए अगर हम 10 15 100 50 जने ही अगर ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्शन की संख्या जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन लगाइए। ना कि क्योंकि यहाँ पर अगर संस्था भी अगर ऑब्जेक्शन लगाएगी तो वो केवल एक एसएसओ आईडी से लगेगी। इसलिए आपके द्वारा अगर विद्यार्थियों के द्वारा अगर ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा तो उससे संख्या बढ़ेगी, जिससे कि आरपीएससी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उस प्रश्न का आंसर जो है वह वास्तविकता में जो सही आंसर है वह कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह आपके लिए एक सूचना थी कौन कौन से आपत्ति वाले प्रश्न हैं। फिलहाल इतना ही रखते हैं। कमेंट में आप जरूर बताना है कि कौन कौन से और प्रश्न हो सकते हैं जो आपत्ति के लायक है। टेक केयर, आप सभी को जो है वह आरएस मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।